हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो पृष्ठ रसायन चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री, इसकी 11 क्लासें हो चुकी थी। आज अपन 12th लेक्चर के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन ने कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, और ये मैं बता चुका था। ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आज की क्लास में इसको अपन कवर अप या फिर कंप्लीट करने के बारे में कर लेते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडों का रक्षण। देखो, कोलाइडों का रक्षण क्या होता है इसके बारे में आज अपन को बात करनी है। कोलाइडों का रक्षण क्या होता है? देखो, एक होता है द्रव्य स्नेही कोलाइड, एक होता है द्रव्य विरोधी कोलाइड। द्रव्य विरोधी कोलाइड की तुलना में द्रव्य स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, कई बार किसी द्रव्य विरोधी कोलाइड में अपन क्या करते हैं, इसमें द्रव्य स्नेही कोलाइड मिला देते हैं। द्रव्य स्नेही, तो ये द्रव्य स्नेही इसके ऊपर क्या होता है? अधिशोषित हो जाता है, और अधिशोषित होकर के इसकी स्कंदित होने से, इसको स्कंदित होने से या फिर मैं कहूं अवक्षेपित होने से रोकता है। अवक्षेपित होने से क्या करता है? रोकता है। और ऐसे द्रव्य स्नेही कोलाइड ही क्या कहलाते हैं? रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। तो मैं से कह रहा हूं, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी जो कोलाइड होते हैं उनमें द्रव्य स्नेही कोलाइड अधिक स्थायी होते हैं, द्रव्य विरोधी कोलाइड कम स्थायी होते हैं। क्लियर? तो द्रव्य विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघटन की सूक्ष्म मात्रा मिला दें तो ये क्या हो जाते हैं? स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं। क्लियर हुई बात? यदि इन द्रव्य विरोधी कोलाइडों में अपन ने द्रव्य स्नेही कोलाइड मिला दिया तो ये द्रव्य स्नेही कोलाइड इस द्रव्य विरोधी कोलाइड के ऊपर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे, और विद्युत अपघटन द्वारा इनका स्कंदन अथवा अवक्षेपण होने से रोकेंगे। यानी अवक्षेपित अथवा स्कंदित होने से क्या करेंगे? इनकी रक्षा करेंगे। कौन? द्रव्य स्नेही कोलाइड। ऐसे द्रव्य स्नेही कोलाइड ही क्या कहलाएंगे? रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। तो ये बात हुई किसकी? रक्षण कोलाइड या रक्षित कोलाइड किसे कहते हैं। तो अपन बता सकते हैं, द्रव्य विरोधी कोलाइड में द्रव्य स्नेही कोलाइड मिक्स करा जाता है तो वो द्रव्य विरोधी कोलाइड की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और उन्हें स्कंदित अथवा अवक्षेपित होने से रोकते हैं। ऐसे द्रव्य स्नेही कोलाइड ही क्या कहलाते हैं? रक्षित कोलाइड कहलाते हैं। ये बात आप सभी बोल सकते हो। चलो, अब अपन बात करते हैं इसके गोल्ड नंबर के बारे में। गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या, चलो यहीं पर लिख देता हूं मैं। गोल्ड संख्या, ये इसको अपन कहते हैं स्वर्ण संख्या। देखो क्या होती है गोल्ड नंबर? किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा, किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के हाइड्रोसोल को 10% NaCl के 1 ml विलयन द्वारा अवक्षेपित या स्कंदित होने से रोक दे। रोक दे क्या कहलाती है उसकी
गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या, उसी को अपन कहते हैं। तो आप देख सकते हो किसी द्रव्यस्नेही कोलाइड की या रक्सी कोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सोल को या हाइड्रोसोल को 10% NaCl के 1 ml द्वारा अवक्षेपित होने से रोक दे। तो द्रव्यस्नेही कोलाइड कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे, रक्सी कोलाइड। तो ये दोनों नाम अपन बोल सकते हैं। किसी रक्सी कोलाइड या द्रव्यस्नेही कोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के हाइड्रोसोल को 10% NaCl के 1 ml द्वारा अवक्षेपित अथवा स्कंदित होने से रोक दे, क्या कहलाती है, गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर है ये बात सभी को। अब देखो अपन कुछ गोल्ड संख्याओं के बारे में अपन बात करेंगे। ये अपने को याद रखनी है, कुछ रक्सी कोलाइड है उनकी गोल्ड नंबर, जैसे जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.05। इसी प्रकार अपन बात करते हैं जैसे एल्ड्यूरिन की, इसका गोल्ड नंबर होता है 0.15 से 0.25। इसी प्रकार अपन बात करते हैं डेक्स्ट्राटिन की, डेक्स्ट्रासिन का गोल्ड नंबर होता है 0.01 से 0.02। इसी प्रकार अरबीगोंद और एल्ड्यूरिन का गोल्ड नंबर एक ही होता है, इसका 0.15 से 0.25 अरबीगोंद का। इसी प्रकार अपन बात करें आलू के स्टार्च की, जो आलू का स्टार्च होता है इसका गोल्ड नंबर होता है 20 से 25। और एक जो अपन ये बात करी थी एल्ड्यूसिन की है, किसकी है ये, जो 2 नंबर पे मैंने जो लिखा है गोल्ड नंबर वो किसका है, एल्ड्यूसिन का। एल्ड्यूसिन का गोल्ड नंबर है। तो इस प्रकार से ये गोल्ड नंबर अपने को क्या रखने हैं, याद रखने। हाँ, एक ये जो लिखा है ये केसिन का है, किसका है ये, केसिन का गोल्ड नंबर, दूध वाली प्रोटीन। और इसी प्रकार डेक्स्ट्रासिन का इसका होता है 6 से लेकर 20 तक होता है इसका लगभग। ये महत्वपूर्ण जो गोल्ड नंबर हैं वो अपने को क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। क्लियर है ये बात सभी को। तो ये बात हुई रक्सी कोलाइड किससे कहते हैं, ये परिभाषा डेफिनेशन। दूसरा गोल्ड नंबर क्या होती है, कुछ महत्वपूर्ण जो रक्सी कोलाइड हैं उनके ये क्या है, गोल्ड नंबर। तो इनको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स वाली कॉपी में आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो इसका ले सकते हो आप। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे पाइस के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे पायस। पायस या इमल्सन किसे कहते हैं, पायस। पायस क्या होता है, वह कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही कौन सी प्रावस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड प्रावस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या रहते हैं, द्रव। ये बात पहले भी अपन कर चुके, जब प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों ही क्या हो, द्रव हो, तो ऐसे कोलाइड विलयन क्या कहलाते हैं, पाइस कहलाते हैं। अब देखो यहां पर ये पाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक तेल में जल, तेल में जल, इसको कहते हैं वाटर इन ऑयल। तो तेल में जल, यहीं पर आपको ये स्पष्ट है कि तेल क्या रहेगा, अधिक मात्रा में, जैसे ये है
ऑयल, और ये जल के अणु कुछ एक मात्रा में रहेंगे इसमें। तो ये कौन सा पाइस है? तेल में जल का पाइस। इसमें क्या रहेगा? यह परिक्षेपण माध्यम रहे, तेल पण माध्यम, और H2O क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। ये बस इतना ध्यान रखना अपने को। इसके एग्जाम्पल जैसे मक्खन है, कोल्ड क्रीम है, कोल्ड लिवर ऑयल है, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है बस। दूसरा है जल में तेल, जल में तेल, ऑयल इन वाटर, ये दूसरा पाइस है। इसमें क्या रहेगा बता सकते हैं अपन? परीक्षित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, उन्हीं के बारे में बताना अपने को। ये क्या है? H2O, ये क्या है? प्रक्षेपण माध्यम, और ये क्या है? तेल या ऑयल, यह है परिक्षिप्त प्रावस्था। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर, परिक्षिप्त प्रावस्था कौन है और प्रक्षेपण माध्यम कौन सा है, इसके बारे में अपने को क्या रखना है? अच्छे से ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल है दूध एवं वेनिशिंग क्रीम। दूध और वेनिशिंग क्रीम, ये इसका एग्जाम्पल है। तो दोनों में क्या करना अपने को पता है, दोनों ही इसमें पाइस में क्या रहते हैं? द्रव्य, परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। पहला तेल में जल, तो तेल है ज्यादा, तेल है प्रक्षेपण माध्यम और जल है प्रक्षिप्त प्रावस्था। इसके एग्जाम्पल ये रहे। दूसरा जल में तेल, तो जल है प्रक्षेपण माध्यम और तेल है प्रक्षिप्त प्रावस्था, और इसके ये रहे एग्जाम्पल। ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए, और ये ध्यान रखना अपने को पाइस के बारे में। अब देखो अपन पाइस की पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पाइस की पहचान। चलो इसको एक बार मैं हटा देता हूं, फिर अपन बात करते हैं पाइस की पहचान के बारे में। पाइस की पहचान। देखो पाइस की पहचान निम्न विधियों से करी जाती है। जैसे पहली विधि में बात करूं, तनुता विधि। तनुता विधि द्वारा भी पहले अपन पढ़ते हैं सूचक द्वारा। दूसरी है तनुता विधि, तीसरी है चालकता। इसके द्वारा क्या करा जाता है? पाइस की पहचान करी जाती है। देखो सूचक द्वारा कैसे पहचान करी जाती है? दो सूचक होते हैं, एक तो सूडान या फिर इसको फ्यूसिन कहते हैं। सूडान फर्स्ट और फ्यूसिन है, ये सूचक होते हैं। अब इन सूचकों द्वारा पाइस की क्या करी जाती है? पहचान करी जाती है। तो अपन इनकी बात करते हैं। देखो यदि तेलीय पाइस है, कौन सा? तेलीय पाइस। तेलीय पाइस होता है, इनमें ये सूचक क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और विलयन कैसा हो जाता है? गहरे रंग का। अगर तेलीय पाइस है तो ये सूचक उस पाइस में घुल जाएंगे और विलयन कैसे रंग का हो जाएगा? गहरे रंग का। यदि जलीय पाइस है तो जलीय पाइस में ये सूचक नहीं घुलते हैं, सूचक विलय नहीं होते हैं, सूचक विलय नहीं होते और रंग भी गहरा नहीं होता।
रंग नो चेंज, तब कौन सा पायस होगा? जलीय पायस। आसानी से बोल सकते हैं तेलीय पायस में सूचक घुल करके उसको गहरे रंग का बना देते हैं, इसका मतलब वो कौन सा पायस है? तेलीय पायस। जलीय पायस कब होगा? जब उसमें सूचक नहीं घुलते हैं, इसका मतलब वो कौन सा पायस है? जलीय पायस। उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? दूसरी है तनुता विधि। तो पहली विधि सबको आपको क्या आनी चाहिए? समझ में आ जानी चाहिए। अब अपन बात करते हैं तनुता विधि की। देखो इस विधि के बारे में अपन बात करते हैं। एक स्लाइड लेते हैं, इसके ऊपर अपन 2 बूंद क्या किसकी लेते हैं? पायस की। और इसमें क्या मिलाते हैं? जल। जल मिलाने पर यदि समांगी मिश्रण बने तो कौन सा पायस? जलीय पायस। यदि विषमांगी मिश्रण बने तब कौन सा हो जाएगा? बस बड़ी आसान विधि है, तेलीय पायस। बस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पर 2 बूंद किसकी लेते हैं? पायस की लेते हैं, और इसके ऊपर क्या डालते हैं? जल की बूंद डाली जाती है। अब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, यदि समांगी मिश्रण बना है तो जलीय पायस, यदि विषमांगी मिश्रण बना है या समांगी मिश्रण नहीं बना है तो वह कौन सा पायस हो जाएगा? वह तेलीय पायस हो जाएगा। ये चीज भी आपको क्या रहनी चाहिए? सबको क्लियर रहनी चाहिए। तीसरी है चालकता विधि। देखो इस विधि चालकता अथवा श्यानता द्वारा देखते हैं अपन। देखो जिस पायस की चालकता अधिक होती है, चालकता अधिक होती है तो वह कौन सा पायस होगा? जलीय पायस। और जिसकी चालकता कम होती है तो वो कौन सा पायस होगा? तेलीय पायस। बस यही ध्यान रखना है। चालकता विधि, जिसकी चालकता ज्यादा जलीय पायस और चालकता कम तेलीय पायस। श्यानता के आधार पर, श्यानता ज्यादा होने पर कौन सा होगा? आप समझ गए होंगे। तो श्यानता ज्यादा होगा, इसका मतलब चालकता कम है उसकी, कौन सा पायस होगा? तेलीय। और श्यानता कम है, श्यानता कम होगी तो कौन सा हो जाएगा? जलीय पायस हो जाएगा। तो ये 3 विधियां थी पायस को पहचानने की। तो ये तीनों विधियां आप सभी को क्या रहनी चाहिए? क्लियर रहनी चाहिए। इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं आगे। चलो इनको मैं हटा देता हूं। अब अपन बात करते हैं कुछ एक पायस के गुणों के बारे में। तो इनको हटा देता हूं एक बार में। देखो पायस के गुणों में पढ़े, जो पायस के कण होते हैं, के कणों का आकार सोल के कणों से कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ा होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। जो पायस है या इमल्सन है, इनके कणों का आकार कोलाइडी कणों की तुलना में क्या होता है? कुछ बड़ा होता है। सोल या फिर क्या लिखूंगा? कोलाइडी कणों की तुलना में। कोलाइडी कणों की तुलना में इनका आकार क्या रहता है? कुछ बड़ा रहता है। ये पायस जो होते हैं कोलाइडी विलियन की तरह, पायस जो होते हैं कोलाइडी विलियन की तरह टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति दर्शाते हैं। कोलाइडी विलियन की तरह भांति टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। ये सभी जानते हो। जलीय पायस चालकता दर्शाते हैं, अभी पढ़ा अपन ने, चालकता दर्शाते हैं, यानी इनकी चालकता क्या होती है? अधिक होती है।
मैं लिखूं तेलीय पायस श्यानता दर्शाते हैं। हाँ, पायस में विद्युत अपघट्य मिलाकर इनका गुण समाप्त किया जा सकता है। यह विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। तो इनका इमल्सी कारक या जो पायसी कारक का जो गुणधर्म है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये है पायस के गुणधर्म, सभी जानते हो। इनका आकार ध्यान रखना है। टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति दर्शाते हैं, जलीय पायस चालकता दर्शाते हैं, तेलीय पायस शांतता दर्शाते, और इनमें विद्युत अपघट्य अपन मिला करके इनकी जो पायसी कारक का या जो इमल्सी कारक का गुणधर्म है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात ये स्कंदित अथवा अवक्षेपित हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये पांचों बिंदु आपको नोट्स में इसी प्रकार से डिनोटेड करने हैं। तो इसको लिख लो फटाफट। अब अपन बात करते हैं पायस के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। पायस के कुछ अनुप्रयोग यहीं पर लिख देता हूं। देखो 3-4 अनुप्रयोग इसके अपने को ध्यान रखने हैं। मनुष्य शरीर में संपन्न होने वाली पाचन क्रिया में आपको पूरा लिखना है। मनुष्य शरीर में संपन्न होने वाली पाचन क्रिया में जो पायसीकरण की क्रिया है वही होती है। विभिन्न प्रकार की औषधियां, क्रीम, लोशन इत्यादि बनाने में, विभिन्न प्रकार की औषधियां, क्रीम वगैरह बनाने में, क्रीम, लोशन इत्यादि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। धातु क्रम में झाग पलवन विधि में, किसमें? झाग पलवन विधि में, और एक कपड़े धोने में। ये इनका क्या किया जाता है? जो पाइस हैं उनके क्या हैं? ये यूजेज हैं। क्लियर है? तो इसको फटाफट तुरंत डिनोट कर लो, फिर मैं अपन बात करते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे कोलाइड के अनुप्रयोग के बारे में। तो इस प्रकार से अब अपने को देखना है कोलाइड के अनुप्रयोग। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे औषधियों के रूप में। इसमें अपने को देखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है, ओर्जिरोल और प्रोटोर्जिरोल दो औषधियां हैं। ओर्जिरोल एक है, प्रोटोर्जिरोल। इन औषधियां नेत्र संक्रमण में के उपचार में, या नेत्र की जो पलकों का संक्रमण हो जाता है, या फिर अपन सीधा कह सकते हैं नेत्र संक्रमण के उपचार में इन दो कोलाइडी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये जो दोनों औषधियां होती है इनके बारे में अपने को महत्वपूर्ण और ये ध्यान रखना है। और ये जो दोनों औषधियां हैं ये क्या है? चांदी के रक्षी कोलाइड। क्या है? चांदी के रक्षित कोलाइड हैं। तो ये दोनों औषधियां क्या है? चांदी के रक्षित कोलाइड। इनका प्रयोग नेत्र
रोग के संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो ये जो पहला औषधियों के रूप में इनका यूजेज है, ये अपने को ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है। क्लियर है ये बात सभी को? आगे अपन बात करते हैं, जैसे कोलाइडी स्वर्ण है, मैग्नीज है, स्वर्ण है, मैग्नीज है और तांबा है, आयरन है, कैल्शियम है। इनका प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक, इनका प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में किया जाता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है इनसे। स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और एक है कोलाइडी सल्फर या कोलाइडी गंधक। कोलाइडी सल्फर भी बोल सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं अपन, कोलाइड गंधक भी कह सकते हैं। इसका यूज तीव्र कीटाणुनाशक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कोलाइडी सल्फर या कोलाइडी गंधक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तीव्र कीटाणुनाशक में किया जाता है। और कालाजार के इसके उपचार में कोलाइडी एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोलाइडी एंटीमनी का। कोलाइडी एंटीमनी का प्रयोग कालाजार के उपचार में किया जाता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट कोलाइडी औषधियां थी, इनके बारे में आप सभी को क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लियर हुई? अब इसका छोटा सा पोर्शन अनुप्रयोग और है, वो 10-15 मिनट की क्लास में अपन देखेंगे बाद में, और उसके साथ में इसके क्या देख लेंगे, जो बुक्स के क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। और आप ध्यान रखना, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सभी सब्सक्राइब लाइक करें, ताकि सभी के पास ये वीडियोस पहुंचते जाएं और लॉकडाउन के दौरान आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।